चैप्टर लेके आया हूँ और कल के चैप्टर में हम पढ़े थे व्हाट इज लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, इन सारी चीजों को हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और 2-3 क्वेश्चन उस पर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। कोई पूछे रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या बोलिएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप रिफ्लेक्टिंग की जगह इसको शाइनिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग और शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट के बाउंसिंग बैक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन। जैसे हम शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें चेहरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। क्योंकि हमारे चेहरे से एक लाइट रे ऊपर से गई, नीचे से गई, मतलब हर पॉइंट से, हमारे चेहरे के हर एक पॉइंट से एक लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर और आती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ हमारे सिमिलर कोई मिरर के पीछे खड़ा है। तो हम अपना, कभी क्वेश्चन में पूछे कि हम अपना शीशा में चेहरा क्यों देख पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू हम देख पाते हैं। तो क्या रिफ्लेक्शन सिर्फ शाइनिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही करता है? हाँ, कि सिर्फ शाइनिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही रिफ्लेक्शन करता है। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड उतना शाइनिंग नहीं है तो ये रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, इसमें अपना चेहरा नहीं देख पाऊंगा। वही शीशा आप लीजिए, कभी कभी आप चम्मच देखिए, चम्मच में भी आप देखते हैं तो क्या आपका चेहरा हल्का फुल्का नजर आता है, यानी वो शाइनिंग सरफेस है जिसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और हम अपना इमेज उसमें देख सकते हैं। तो ये थी बातें रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड 2 लॉ हैं। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। पहला लॉ जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। दूसरा नियम है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, IR से डिनोट कर, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। तो क्या है ये, क्या मतलब सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ही होगा? नहीं, हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है हर सरफेस के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ आगे लिख दीजिए ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। बहुत से लोगों को डाउट होता होगा कि सर कैसे आप ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कह रहे हैं, आप तो बोलने लगे। उसमें मेन चीज होता है, फंडा होता है नॉर्मल बनाना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है स्फेरिकल मिरर है, एक तरह से आप मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, तो क्या इसमें रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा। आप इसमें एंगल नॉर्मल पहले बनाइए। तो नॉर्मल क्या होता है, जनरली अगर स्फेरिकल मिरर है तो इस पॉइंट को टच करके इसी से ऊपर जाता है, और यहाँ पे अगर आपका वो हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो अब ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। अब चाहे वो प्लेन मिरर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करती है, ये दोनों लॉज जो होते हैं हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला लॉ तो आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है। लेकिन दूसरा बहुत से लोगों को चमकता नहीं है कि कहना क्या चाहते हो। तो क्या बोला है इसमें कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सेम प्लेन, कौन से प्लेन में? क्या इस प्लेन में? नहीं, इस प्लेन में लाई करते हैं। इस प्लेन में इंसिडेंट रे आई यहां पे, और यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकली, और इधर से नॉर्मल भी आया। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तीनों एक सेम प्लेन में लाई करती हैं। अगर आप एक ऐसे प्लेन बनाए और रिफ्लेक्शन यहां पे हो रहा है, यहां से इंसिडेंट रे आई इस पॉइंट पे, मान लीजिए इंसिडेंट रे आई यहां पे, यहां से कहीं रिफ्लेक्शन हुआ और यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकली और यहां से एक नॉर्मल भी निकला। तो आप देख रहे हैं जो पॉइंट मेरे हाथ पे बना है, अगर मान लीजिए यही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, या पॉइंट ऑफ नॉर्मल बोल सकते हैं, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये एक सेम प्लेन में है। ये तीनों एक सेम प्लेन में होती है, किस पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं आप, यानी इस सेम प्लेन में ये ऐसी होती होगी। तो ये सब बातें थी रिफ्लेक्शन की किसे कहते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर।
अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर मींस क्या होता है कि ये जो सारे पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर, जो भी पॉइंट होंगे सब एक प्लेन में होंगे। प्लेन मिरर आप देखते होंगे जैसे कि आपके बेसिन के सामने अगर कोई मिरर लगा हो तो एक तरह से प्लेन मिरर होता है। तो क्या बोल सकते हैं उसको कि ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ये सब एक प्लेन में होंगे। तो जब सारे पॉइंट्स एक प्लेन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर है तो जनरली हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें अगर रिफ्लेक्शन कुछ होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल आप यहाँ से रिफ्लेक्शन कराएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो पहली प्रॉपर्टी स्नेल्स लॉ या आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ये तो होगी। लेकिन इसमें जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जैसे कि हम क्या हुआ, शीशा में खड़े हुए अपना दाहिना हाथ उठाएं तो हम देखते हैं कि उसमें बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है। और प्लेन मिरर क्या वर्चुअल इमेज बनाता है कि रियल इमेज बनाता है, इन सारी चीजों को हम अभी देखेंगे। तो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कैसे ये फॉलो करता है, कैसे सेटिस्फाई करता है। अब आइए हम देखते हैं कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनाई जाती है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, कोई पॉइंट ये है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से रह गई, यहां क्या क्या कहीं मिल गई। तो मतलब ये क्या होगा, अगर ए इमेज है तो ए डैश से क्या हो गया इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट है तो ए डैश क्या हो गया उसका इमेज हो गया। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि जितना दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी रहती है उतना ही दूरी इमेज की मिरर से रहती है। यानी कि अगर ये यहां से लेके ओ से लेके ए तक की दूरी अगर एल है तो ओ से लेके ए डैश तक की भी दूरी एल होगी। लेकिन ये दूरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर दूरी। अब ऐसा नहीं है कि आप यहां से नापे और पता चले सर ये तो यहां से हो नहीं रहा है, मतलब परपेंडिकुलर दूरी की हम बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी पॉइंट से किसी प्लेन के बीच दूरी निकालते हैं तो हम परपेंडिकुलर दूरी निकालते हैं। तो यानी परपेंडिकुलर दूरी ए, इसमें क्या होगा कि ओ ए बराबर क्या होता है, ओ ए डैश होता है। तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होगी उतना ही मिरर से इमेज की दूरी होती है। ये पहली बात थी किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। अब दूसरी बात क्या बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब कि अगर आप दाहिना हाथ खड़ा किए तो प्लेन मिरर में दिखता है कि आप बाएं हाथ खड़ा किए हैं। तो पहला चीज क्या होता है, पहला चीज तो मैंने ये लिख दिया। दूसरा चीज होता है लैटरल इन्वर्जन। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं उसके इमेज की कि वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब कि अगर आप सीधे खड़े हैं तो उस शीशे में भी दिखाई देगा कि हाँ आप सीधे ही खड़े हैं। बाकी अभी स्फेरिकल मिरर आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि स्फेरिकल में आप सीधे खड़े हैं तो कभी कभी आपको चेहरा उल्टा दिखने लगता है, ऐसा कुछ होता है। तो क्या होता है, इरेक्ट इमेज दिखाई देती है कि आप सीधे खड़े हैं तो उसमें भी सीधे रहें, आप उल्टे खड़े हैं तो वहां पर भी आप उल्टे खड़े रहेंगे। यह थी तीसरी बात प्लेन मिरर के बारे में। और इसके बारे में बात क्या होती है कि इमेज कैसा होता है, इसका रियल होता है कि वर्चुअल होता है। तो आप देखिए कि ये रे जो है, ये रे जो जा रही है, देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गई, यहाँ गई, और यहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ गई। लेकिन हमें इमेज कहाँ मिल रहा है, मिरर में मिल रहा है। तो यानी क्या बोल सकते हैं आपकी मिरर में मिल रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लाइट कहीं यहाँ से आ रही होगी। तो जब ऐसा फील होता है कि लाइट कहीं यहाँ से बन के आ रही है जबकि एक्चुअली में वहाँ से आती नहीं है, तो उन सारे केस को हम बोलते हैं कि हाँ ये जो इमेज होती है वर्चुअल इमेज होती है। देखिए यहाँ पे वर्चुअल में, क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो क्या बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। ये सारी बातें थी प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू और प्लेन मिरर के इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, ये सारी बातें। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे या कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना प्लेन मिरर के ऊपर। तो ये प्लेन मिरर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए सबसे बढ़िया आप क्या कीजिए कि इस प्लेन मिरर के ऊपर आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। और इस परपेंडिकुलर को ड्रा किए हैं तो जहां पे प्लेन मिरर को कट करा वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस आप जितना मान लीजिए L है, तो क्या कीजिए कि आप
परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया उसको जहाँ तक आपने आगे तक एक्सटेंड किया है, तो यहाँ से भी एक दूरी नाप लीजिए L। अब ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यानी कि इमेज जहाँ बनेगी यहाँ पे बनेगी किसकी, अगर यहाँ पे O है तो O डैश की जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर L है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी L डैश होगी। लेकिन अगर वहीं मान लो कि प्लेन मिरर कुछ ऐसे रहे और अब आपको इमेज बनाना है, तो क्या इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A का आपको इमेज बनाना है, तो क्या आप फिर से ऐसे डालेंगे, नहीं, आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका कुछ ऐसे होगा। अब इस पॉइंट से लेके इसकी दूरी आप जैसे मान लीजिए कि P है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, P। जहाँ पे P होगी उसको कट कीजिए और वहाँ पे इसका इमेज सिंपल आप बना दीजिए। तो ये सारी बातें थी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में कैसे हम निकालते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा प्लेन मिरर पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर पे अगर आपको इमेज बनाए तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर खींचना आना चाहिए कि परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं। अगर आपने परपेंडिकुलर खींच लिया, फिर देखिए कि प्लेन मिरर को कहाँ पे कट कर रहा है वो परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। फिर उसी परपेंडिकुलर जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो उतनी ही दूरी, जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी प्लेन मिरर से लेकर इमेज की ऑब्जेक्ट की जो दूरी थी, वही को प्लेन मिरर से इमेज तक की दूरी वही होगी। तो ये बातें थी, ये क्वेश्चन थे कुछ। अब जैसे कि ये तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर वही मान लीजिए आपको बनाना हो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो के बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, मतलब पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे तो सिंपल एक पॉइंट के लिए था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में क्या है, पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इमेज कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ऐसे आपने रिफ्लेक्ट किया, ऐसे आपने रिफ्लेक्ट किया, ये नॉर्मल है आपका। तो ये देखेंगे जहाँ कट कर रही है तो जनरली आपकी जो इमेज बनेगी कुछ यहाँ बनेगी, ये ए बी है तो ए डैश बी डैश। तो ये था कि सिंपल आपने जस्ट किया, ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो आपकी जो इमेज बनी क्या बनी, ए डैश बी डैश बनी। ए बी का इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश। और जितना साइज ए बी होता है उतना ही साइज ए डैश बी डैश का भी होगा। प्लेन मिरर में ऐसा कहा गया है कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही साइज की उसकी इमेज होती है। ये थी पहली बात। अब जैसे कि अब बात करते हैं कि अगर वही प्लेन मिरर थोड़ा सा टिल्ट हो, अगर प्लेन मिरर थोड़ा सा टिल्ट हो तो आप कैसे तब इमेज बनाएंगे, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए टिल्ट है, यहाँ पे टिल्ट है और इसका इमेज आपको बनाना है, तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे आप, इसका इमेज आप कैसे बनाएंगे। तो इसका इमेज बनाएंगे आप जनरली क्या कीजिए, पहले इस पॉइंट का परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रा कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, आप इसका परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया कुछ यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देख लीजिए जो होगी। अब उसी तरह ठीक है, इस पॉइंट से भी आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली यहाँ कट की है, तो आपकी जो कुछ इमेज बनेगी कुछ ऐसे बन जाएगी। यानी कि अगर ये ए बी है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। ये थी ये बात थी कि कैसे इमेज बनाते हैं अगर मिरर थोड़ा सा टिल्ट हो। उस टाइम तो क्या स्ट्रेट था तो आपको परपेंडिकुलर ड्रा करने में आसानी थी, लेकिन इस बार क्या करना होगा कि आपको परपेंडिकुलर पहचानना होगा किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। सबसे बड़ी चीज है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना आना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन ये करते हैं कि जैसे कि घड़ी में होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कोई घड़ी में अगर 3 बज रहे हों तो आपको मिरर में देखेंगे तो आपको कितना बजे हुआ दिखाई देगा। तो इस पूछ देते हैं कि ये है प्लेन मिरर है और आपके क्लॉक में बज रहा है 3, तो प्लेन मिरर की इमेज में कितना बजा हुआ दिखाई देगा। तो जनरली आप सिंपल उस मेथड से करें कि ऐसे आप क्लॉक जो है सर्कल है, अगर इसका इमेज तो सर्कल ही बनेगा, और इसका इमेज भी क्या बनेगा, इस तरह देखा जाए ऐसे बनेगा कुछ, और इसका इमेज क्या बनेगा, पॉइंट इधर को है तो अब ये पॉइंट ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे 3 बज रहा है तो इस घड़ी में अब 9 बजे हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि आप क्या कीजिए, जितना घड़ी के इधर बज रहा होगा, मतलब जितना इधर बज रहा होगा उसको क्या कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बज रहा हो तो इसको घटा दीजिए, तो आपका मिरर में कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर बज रहा होता 7:30 हो रहा होता, 7:30 यहाँ पे हो रहा होता, तो मिरर में कितना बज रहा होता, आप क्या कीजिए, इसको 12 में से घटा दीजिए। तो 12 में से घटाएंगे तो जैसे कि 7:30 है, 7:30 है, इसको 7:30 है तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं आप, इधर से कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे 00, और इसको क्या लिखेंगे 30,
और इसको क्या लिखेंगे 4:30। तो यानी कितना बज रहा होगा 4:30, यानी 4:30 बज रहा होगा। अगर घड़ी में 7:30 बज रहा है और मिरर में पूछ रहा है कि मिरर में कितना बजा हुआ दिखाई देगा, तो आपका जो बजा हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा 4:30। तो करने का तरीका क्या है कि 12 में से आप क्या कीजिए, जितना घड़ी के इधर यानी असली में जो कितने घड़ी में बजे उसको 12 में से घटा दीजिए, जो ये मैंने लिखा है 12:000, उसमें से घटा दीजिए और जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये सारी बातें थी कि घड़ी में कितना बज रहा है, घड़ी के ऊपर जो क्वेश्चंस थे उस पर। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपको अपनी इमेज देखने के लिए, आपको अपनी बॉडी की पूरी इमेज देखने के लिए शीशे की कितनी हाइट चाहिए होती है, मतलब कितना बड़ा अगर मिरर रहेगा तो आप अपने पूरी बॉडी को देख सकते हैं। कि मैं बताया था कि हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा कि हाइट एज का, जैसे मैं हाइट एज का हूँ तो मुझे अपना पूरा इमेज देखने के लिए कम से कम कितने हाइट का मिरर चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रा कर चुका हूँ। मैं अपने हाइट को ए बी से डिनोट किया हूँ। ए हेड है, बी टो है और सी क्या है, सी आई है। और यहाँ पे मैंने एक मिरर ड्रॉ किया और ए डैश बी डैश। तो देखिए यहाँ पे ए से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ए से मतलब ए पॉइंट से एक रे जा रही है और रिफ्लेक्ट करके ई पॉइंट से सी तक आ रही है। सी आंखें है तो आंखें ही देखेगी, सी पॉइंट आंखें है तो आंखें ही देखेगी। और फिर क्या हो रहा है कि बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके फिर ये सी पॉइंट तक जा रही है। तो ऐसा करने के बाद कुछ इमेज बन रही है। तो हमें पता करना है कि मिनिमम कितनी लेंथ की मिरर चाहिए हमें अपना पूरा हाइट चेक करने के लिए, पूरा हाइट देखने के लिए, पूरा हाइट की इमेज देखने के लिए। तो आप देखिए ई पॉइंट से ऊपर का मिरर कोई काम का है नहीं, क्योंकि ई पॉइंट के थ्रू ही हमें अपना पूरा इमेज मिल जा रहा है। तो यानी इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। अब उसी तरह एफ पॉइंट के नीचे का जो मिरर है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मतलब है ज्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें मिनिमम निकालना है ना। तो इससे नीचे भी अगर नहीं रहेगा तो तब भी हमें अपनी इमेज ए डैश बी डैश मिल जा रही है। मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है? मिल जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम जैसे यहाँ पे हमने एक चीज माना है कि ई जी को हम एक्स माने हैं और जी एफ को हमने वाई माना है, और यहाँ से सी और जी की दूरी हमने एल मानी है और जी और सी की वैल्यू भी एल ही होगी, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इमेज का जो डिस्टेंस मिरर से जितना होता है उतना ही ऑब्जेक्ट से भी होता है मिरर की डिस्टेंस। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी अगर एल है तो इमेज की भी दूरी जो होगी वो क्या होगी, एल ही होगी। ठीक है, इसको सी डैश से देखिए। अब क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, जैसे हमें पता है कि ट्राइंगल सी ए डैश सी डैश एंड ट्राइंगल सी ई जी जो है ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। जो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि इस ट्राइंगल में कि सी सी डैश अपान ए डैश सी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी जी अपान ई जी के बराबर। अब ई जी को हम एक्स माने हैं तो जैसे सी सी डैश क्या होगा, एल एल 2l हो जाएगा 2l। और ए डैश सी डैश को हम क्या मानेंगे, ए डैश सी डैश लिख देते हैं। सी जी किसके बराबर है, एल के बराबर है। और ई जी को हम क्या माने, एक्स माने, ई जी को हम क्या माने, एक्स माने। तो यानी ए डैश सी डैश की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2x के बराबर आएगी। ठीक उसी तरह ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में देखेंगे, अब ट्राइंगल हम देखेंगे इन ट्राइंगल सी सी डैश बी डैश एंड ट्राइंगल सी जी एफ ट्राइंगल में हम देखेंगे। तो सी सी डैश बी डैश में ट्राइंगल में हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो सी सी डैश अपान जी एफ नहीं सॉरी सी सी डैश अपान सी डैश बी डैश किसके बराबर होगा, ये सी जी अपान जी एफ के बराबर होगा। और जी एफ को हम क्या माने, वाई माने हैं। तो सी सी डैश की वैल्यू कितनी होगी, सी सी डैश की वैल्यू है 2l के बराबर है और सी डैश बी डैश हमें पता नहीं है ये किसके बराबर है, सी जी को हम क्या माने, सी जी किसकी, सी जी एल है और जी एफ क्या माने, वाई माने हैं। तो यहाँ से सी डैश बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y के बराबर। ये किसके बराबर आएगी, 2y के बराबर। और जैसा कि ये हाइट क्या है ए बी, और जैसे ये आगे किसके बराबर, 2x के बराबर ये हो गया, 2y के बराबर हो गया। और ये हाइट कितनी h है, तो हमें पता है प्लेन मिरर में कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x + y बराबर h/2 भी तो लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके ऐसे। और देखिए मिरर हमें कितना था, जो रिक्वायर्ड मिरर था x + y ही था। जो रिक्वायर्ड मिरर की जो लेंथ थी वो क्या थी, x + y के बराबर थी। और x + y किसके बराबर आया है, h/2 के बराबर हुआ है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि अगर आपकी हाइट h है और आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो वो
किस लेंथ का, जिस लेंथ का हम मिरर लेंगे उसकी वैल्यू होगी h/2, यानी अपने हाइट से आधा लेंथ का हमें मिरर चाहिए अपनी पूरी हाइट की इमेज देखने के लिए। तो ये थी प्रूफ। अब आप एक क्वेश्चन करके आइएगा कि अगर मान लीजिए कि ये रे यहां से कुछ गिर रही है 45 डिग्री पे, किससे, मिरर से 45 डिग्री पे गिर रही है, तो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहां से निकलेगी और कितनी एंगल बनाएगी, कौन से मिरर से, एक्स वाले मिरर से बनाएगी या वाई वाले मिरर से कितना एंगल बनाएगी, ये आपको पता करके आना है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।